Hello students, today we start our first chapter of electricity of physics for 10th class। आप सभी को पता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए करते हैं। वी यूज़ इन आवर डोमेस्टिक पर्पस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़, स्कूल एंड एनी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हर किसी ऑब्जेक्ट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। इन इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, कोई भी चार्ज है वो दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी दो टाइप के चार्ज हैं उनमें से जो पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है, जो सिमिलर टाइप के चार्ज होंगे, अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो सिमिलर चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज, इसके यूनिट क्या है? कॉलम। कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम सी से राइट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपने 9th में भी किया था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। अब ये कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इसका मतलब एक कॉलम चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, आपके पास ये दिया हुआ है कि 1.6 कॉलम चार्ज है वो प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका मतलब एक कॉलम चार्ज है वो कितने पे होगा। हम इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपके पास आंसर आएगा 6.25 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्योंकि क्या होगा कि ये इसका हम एक जीरो तो ये होगी, हमने यहाँ पे एक जीरो ऊपर ये कर दी, और एक जीरो हमने जब इसको ऊपर 19 लिखा तो इसकी एक जीरो हमने यहाँ पे ले ली, जिससे ये 18 हो गया। और इसको हम 16 से अब 100 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मीन्स 1 कॉलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होता है। अब आपके पास टॉपिक आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इजली पास। मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं, दीज ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जिनमें से सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, दैट आर इंसुलेटर्स। देखो, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड current electricity. Static electricity means when electric charges are present at rest. Means static means rest. When electrons are present at rest, that is the static electricity. And current electricity when charges are in motion, means electrons start to flow. जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल करंट। और जब उसमें से करंट मोशन में नहीं होता, मीन्स दे आर एट रेस्ट, स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, और एक वर्ड है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी मीन्स हमें नहीं पता करंट कहाँ से आ रहा है, टू दैट पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड व्हेन पॉइंट इज फिक्स्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घरों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ द फिक्स पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स बाहर खंबे से, तार से हमारे घर में मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ द फिक्स वैल्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वोल्टेज आती है, दैट इज़ द 220 वोल्ट and it is measured by instrument voltmeter and voltmeter always connected in the parallel to any instrument. हमेशा इसको पैरेलल में अटैच किया जाता है. why? because it has हाई रेजिस्टेंस. हम वोल्टेज को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. मीन्स चेंज करने का मतलब कि हम उसकी अमाउंट अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं. दैट इज़ connected in a parallel and it is measured by instrument voltmeter. आपके पास अब फॉर्मूला था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखेंगे, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, वर्क डन की जूल एंड चार्ज की कॉलम. मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कॉलम. अब आपके पास अगर न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपके पास न्यूमेरिकल दिया हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने वर्क डन निकालना है कि चार्ज पास आउट हो रहा है 2 कॉलम का और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है 128 वोल्ट का. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, जिससे हम वैल्यू पुट करके एक थर्ड वैल्यू है वो निकाल लेंगे. बट अगर यहाँ पे हमारे पास 2 पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 1 है 128 और 1 है 118, तो हम उसमें से पहले V निकाल लेंगे माइनस करके और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपके पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करता है किसी भी वायर में, या ये कह दो कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो किसी भी कंडक्टर में से, कंडक्टर मीन्स वायर में से जब कितना चार्ज फ्लो किया जा रहा है कितने टाइम में, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाय टी. I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज, T बाय टाइम. अब हमारे पास करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, चार्ज की कॉलम और टाइम की सेकंड. मीन्स 1 एम्पियर इक्वल टू कॉलम पर सेकंड. और इसको हम मेज़र करते हैं एमीटर से. किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से. और इसको हमेशा सीरीज़ में अटैच किया जाता है. सीरीज़ में मतलब जिस लाइन में, जिस वायर में, सीक्वेंस में इंस्ट्रूमेंट अटैच है उसी में हम एमीटर को अटैच करते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसकी करंट की अमाउंट देख सकते हैं, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैव हाई रेजिस्टेंस. उसके बाद आपका टॉपिक आता है हाउ टू गेट ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाउ वी गेट कॉन्टिन्यूस. देखो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना कंपलसरी होता है. किसी भी वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ओनली देन करंट स्टार्ट टू मूव. मीन्स सपोज व्हेन वी अटैच एनी बैटरी टू ए कंडक्टर देन दिस बैटरी और cell develops a potential difference between the 2 points of a wire and then charge start to flow inside the battery or cell from negative to positive and from outside the circuit, that is from positive to negative. And then in the starting when electrons were not discovered, that time protons are carrier of electricity. So according to that means that time known as conventional current, and that conventional current flows from negative to positive. And now after the discovery of electron, it is known as the actual flow of current, that is from positive terminal to negative outside the cell and inside from negative to positive. Means direction of conventional current and from negative to positive, that is the actual flow of current. Okay. Electric circuit. Electric circuit means a continuous conducting path. Continuous मतलब एक कहीं से भी वायर ब्रेकडाउन ना हो और करंट का फ्लो हो रहा हो, जिसके अंदर स्विच, बैटरी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स अटैच्ड हो, उसको सर्किट कहते हैं. हमारे घर में जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लाइट आ रही है, वो काम कर रहा है, दैट इज़ ए फुल डेवलप्ड ए कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग सर्किट. And when we use the symbolic representation of these instruments in the electric circuit, that is the circuit diagram. And for this we learn all the symbolic representations for ammeter, voltmeter, resistance, cell, switch. Means we learn all these symbols. Now our next topic is Ohm's law.
This is the very important topic for exam, test, everything. Ohm's law. Ohm's law means at constant temperature when current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, आप ये वर्ड जरूर मेंशन करोगे. देन करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज potential difference. Sorry, that is written by mistake. I directly proportional to potential difference. So for removing that proportional sign, we use some specific words that is also equal to V. Directly proportional to I means potential difference directly proportional to current. And for removing that proportional sign, we use a constant value that is R. R is Ohm's law constant. नाउ यूनिट फॉर ओम्स ला. आर की यूनिट निकालने के लिए हम आई को इस साइड लेंगे, वी बाई आई इक्वल टू आर. तो हमारे पास वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर रेजिस्टेंस. वी की यूनिट क्या है? वोल्ट, करंट की एम्पियर, एंड इसकी रेजिस्टेंस की ओम. इसको क्या कहते हैं हम? ओम. तो हमारे पास ओम इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट है. मीन्स रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. मीन्स इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन रेजिस्टेंस डिक्रीज, इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस इंक्रीज. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference. If we increase the potential difference then resistance increase, if we decrease the potential difference then resistance decrease. And we always obtain a straight line when we draw a graph between potential difference and current. Then we always get a straight line. Means जितनी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की वैल्यू दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी एक की वैल्यू चेंज करेंगे दूसरी की भी चेंज होती जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मीन्स ग्राफ ऑब्टेन होगा. अब आपके पास ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर. इसमें से आपके पास न्यूमेरिकल में अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो आप थर्ड वैल्यू को निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. मीन्स अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू दी हुई है तो आपने आर निकाल सकते हो, आर और आई की वैल्यू दी हुई है तो वी निकाल सकते हो, वी और आर की दी हुई है तो आई निकाल सकते हो. उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर ए सर्किट. अभी आपने पीछे किया है कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में. तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट कह दो, बल्ब कह दो, कुछ भी कह दो, मीन्स एक रेजिस्टेंस वर्ड हमने यूज़ कर लिया. तो उसके हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर अटैच होगा और उसके सीरीज़ में हमेशा एमीटर अटैच होगा. हमने एक बैटरी यूज़ कर ली, स्विच यूज़ कर लिया, और इसको कहते हैं रियोस्टेट. रियोस्टेट का मतलब जिससे हम उस इंस्ट्रूमेंट की या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस. एंड देन वी एक्सप्लेन ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट अटैच या अटैचमेंट ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज रिटन इन दिस टॉपिक. ये डायग्राम आपका कंपलसरी है करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछा हुआ है कि एक सर्किट डायग्राम प्रिपेयर करो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अटैच्ड है. उसके बाद है गुड कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर्स. वो सब्सटेंस जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, दैट आर द गुड कंडक्टर. एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज हाई, दैट आर रजिस्टर्स. and those substance which have infinitely high electrical resistance that are insulators. means उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती. जो भी हम हीटिंग फिलामेंट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस हाई होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता और वो हीटिंग इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. रेजिस्टेंस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर किसी भी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. और सेकंड, अगर कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मींस अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी. रेजिस्टेंस
डिपेंड करती है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो हमारे पास ये छोटी वायर है और एक हमारे पास ये लॉन्ग वायर है, तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और एक हमारे पास वायर है जिसका एरिया ये है और एक वायर ये है जिसका एरिया ये है, तो इनमें से जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए कि एक बड़ी सी पाइप है और एक पतली सी पाइप है, दोनों में से पास आउट करो, तो सपोज करो कि आप एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हो, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा किसी भी पाइप का आप उसमें से आसानी से क्रॉस कर जाओगे। मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑन विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो। इफ एरिया इज हाई देन रेजिस्टेंस बिकम्स लेस। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ, नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर हमारे पास मटेरियल एक गुड कंडक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, जितना कंडक्टर गुड होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस उतनी ही लेस होगी। और फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करके राइट कर सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड रेजिस्टिविटी। यहाँ पे ये P को हमने थोड़ा सा यहाँ से राउंडेड कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, रो, रेजिस्टिविटी का सिम्टम। तो हमारे पास ये क्या है, रेजिस्टिविटी। L लेंथ हो गया, A एरिया हो गया। अगर सपोज करो कि हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो क्या करोगे, तो हमारे पास R इधर है, A को भी इधर ले आओगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास R की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट हो गया, हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो हमारे पास इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। और कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक है, ये उनके नेचर पे। जैसे यहाँ पे जो मटेरियल है, कभी भी हम सेम मटेरियल लेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी भी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, अगर वो मटेरियल की कंपोजिशन सेम है। ये टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। और जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स है वो ईजिली हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटीज़ क्या होती है, लो। जितनी रेजिस्टिविटी लो होगी वो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, और जो हीटिंग फिलामेंट्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका पास क्वेश्चन आता है कि हम एलओए का ही क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग फिलामेंट्स में। एलओए का हीटिंग फिलामेंट्स के लिए हम जो एलओए का यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो उनके अंदर रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स उसी पोजीशन पे रोटेट करते रहेंगे और वो हीटिंग इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे सपोज़ करो कि आप बाइक चला रहे हो और जब आप ब्रेक भी अप्लाई की हुई है, रेस भी अप्लाई की हुई है, तो टायर जब उसी स्पीड पोजीशन पे हाई स्पीड से रोटेट करते रहेंगे तो वो हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चीज़ गर्म हो जाती है वहाँ से। अगर आप अपने हाथों को आपस में रब करते हो उसी पोजीशन पे बार बार, तो वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से इनमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में करवाया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिससे रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, तो ये चीज़ें भी उसमें नहीं होगी। अब आपके पास न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपके पास इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज़ है वो गिवन होगी और 2 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ में जो भी दी हुई है आप उसको पुट कर लोगे और आपके पास ये आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास अगर एरिया की जगह पे डायमीटर वर्ड दिया हुआ है, अगर आपको डायमीटर वर्ड दिया हुआ है तो क्या करोगे, पहले उसका डायमीटर का हाफ कर लोगे, डायमीटर को आप हाफ कर लोगे, जिससे आपके पास रेडियस आ जाएगा। और रेडियस आने के बाद आप उसमें एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर जो भी दिया हुआ है उसको हाफ कर लोगे, आपके पास अब एरिया आ गया। आपके पास फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू
रो L बाय ए ये था। तो यहाँ पे एरिया की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। और जब भी डायमीटर वगैरह दिया हुआ है, अगर आपके पास वैल्यू दी हुई है mm का मतलब मिलीमीटर, तो आप क्या करोगे, पहले उस mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। मीन्स सपोज करो कि आपकी वैल्यू यहाँ पे डायमीटर 5 दिया हुआ है, ठीक है, आपको डायमीटर 5 दे दिया। तो आप क्या करोगे, इसका रेडियस निकालने के लिए पहले आप इसको हाफ करोगे 2.5, और ये दिया हुआ है आपको mm मिलीमीटर। तो आप क्या करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो उससे आपके पास से रेडियस आ जाएगा और मीटर में आ जाएगा। और उसके बाद आप हमेशा उस वैल्यू को इसमें पुट करोगे। और ये ध्यान रखना कि जब भी पुट करोगे r² है तो इसको भी आप 2 टाइम्स लिखोगे। जो भी रेडियस दिया हुआ होगा उसको 2 टाइम लिखोगे, जिससे आपके पास यहाँ पे वैल्यू इस न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखो, अब डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, तो पहले 0.5 mm को हाफ करोगे, आपके पास 0.25 आ जाएगा। फिर mm दिया हुआ है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। रेजिस्टिविटी की ओम मीटर यूनिट दी हुई है, सही है। आपके पास लेंथ निकालनी है और रेजिस्टेंस 10 दी हुई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, जिससे आपके पास न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये एक थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम देखो कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर है जिसको डबल कर दिया फोल्ड। अब कभी भी आ जाए ना कि डबल कर दिया तो एरिया डबल होगा तो लेंथ हाफ हो जाएगी, और कभी भी लेंथ डबल होती है तो एरिया हाफ हो जाता है। ऑटोमेटिकली कर देना है। जितना टाइम्स लेंथ ज़्यादा करोगे एरिया उतने ही टाइम कम कर दोगे, या एरिया जितने टाइम ज़्यादा करोगे लेंथ उतने ही टाइम ऑटोमेटिकली कम कर दोगे। आपने बिना स्टेटमेंट में मेंशन किए हुए उसको ऑटोमेटिकली एरिया और लेंथ को वैल्यू को चेंज कर दोगे। यहाँ पे अब आपका लेंथ हाफ आई तो एरिया हमने 2a कर दिया। 2a करने से आपके पास इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास R आ गया। अब ये कह रहा है कि न्यू कितनी आएगी, तो हमने पहले इसकी सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन को हमने पहले वाली से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास R की वैल्यू आ गई 1.5। ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी इस फिजिक्स के चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की। और सेकंड वीडियो आपके आगे के चैप्टर की ही होगी, जिसमें रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।